अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या ये मुमकिन है कि भारत के एक वित्त मंत्रालय का एक ताकतवर अधिकारी बिना अपने मंत्री को बताए एक ऐसा कंपनी को देश की तिजोरी का चाबी सौंप देता है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की जाली नोट फैक्ट्री का पार्टनर था। आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा ना, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा हुआ था। धुरंधर मूवी में आपने फेक करेंसी नोट का नेटवर्क तो जरूर देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान में आईएसआई के द्वारा फेक करेंसी नोट छापे जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये पर्दे पर दिखने वाला रोमांच असल जिंदगी में एक खौफनाक सच है। आज हम कोई हवा हवाई बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे फैक्ट और डेटा पे। वो फैक्ट और डेटा जो कि सीबीआई की एफआईआर नंबर RC003202380001 में लिखी गई है और वो आप खुद भी जाके सर्च करके पढ़ सकते हो। हम बात करेंगे वो 8.2 करोड़ की रिश्वत की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और सिक्योरिटी को बिल्कुल वेंटिलेटर पे ला खड़ा कर दिया, और उस व्यक्ति की जो ये सारा स्क्रिप्ट लिख रहा था, यानी कि मास्टरमाइंड। देश की यूपीए गवर्नमेंट और हो सकता है एनडीए गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये मुद्दा लोगों तक पहुंचे और लोगों को इसके बारे में जानने को मिले, और इसीलिए इस मुद्दे को किसी भी न्यूज चैनल में कवरेज नहीं मिला और ना ही इसके ऊपर कोई बात करना चाह रहा था। लेकिन आज हम इंडिया की फेक करेंसी स्कैंडल का वो काला सच बताएंगे आपको जो कि सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में जारी किया था, और ये बताएंगे कि किसके इशारे पे ये फेक करेंसी का स्कैंडल चल रहा था और कौन इसे ऑपरेट कर रहा था। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम ऐसे ऐसे राज खोलेंगे जो आपको शायद ही कोई बताया होगा। ये कहानी शुरू होती है 2004 में जब यूपीए की सरकार आती है, और उसी वक्त भारत अपनी करेंसी के लिए सुरक्षा धागा यानी कि सिक्योरिटी थ्रेड खरीदने के लिए टेंडर निकालता है। अब ये उसी टाइम क्यों निकाला गया, इसके पीछे भी एक कहानी है, और इस रेस में सबसे आगे निकलती है ब्रिटेन की एक दिग्गज कंपनी डेलारो। अब ये कंपनी क्यों इस रेस में आगे निकलती है, कौन इसका पैरवी किया था, किसने पैसा खाया था कि इसी कंपनी को टेंडर मिले, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे डिटेल में। बहरहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जुलाई 2004 में आरबीआई के तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पीके विश्वास ने इन कंपनी के साथ एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में ये दावा किया गया कि जो धागा का पेटेंट भारतीय रुपए में यूज किया जाएगा वो किसी और देश के पास नहीं होगा भारत के अलावा। लेकिन आपको हम बता दें ये पूरी तरह झूठ था, प्रोपेगेंडा था। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पेटेंट के बारे में नहीं पता क्या होता है पेटेंट, तो उसको सरल भाषा में हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। पेटेंट बेसिकली सिक्योरिटी नॉर्म्स है जो कि करेंसी को डिफरेंशिएट करता है, और किसी भी करेंसी में पेटेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उसकी प्योरिटी और गुणवत्ता को मापा जा सके। बाकी कंप्लीट डिटेल आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, रिसर्च और बाद की जांच में पता चला कि 2004 में डील के वक्त कंपनी के पास भारत में कोई पेटेंट था ही नहीं। उन्होंने पेटेंट के लिए आवेदन 2004 में किया और उन्हें यह मिला 2011 में, यानी कि 7 साल तक भारत सरकार एक ऐसे एक्सक्लूसिव अधिकार के लिए भारी प्रीमियम चुका रही थी जो कानूनी तौर पर अस्तित्व में था ही नहीं। आपका, हमारा पैसा, आपके मेहनत का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा भारत सरकार, यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार एक ऐसे कंपनी को दे रहे थे जो एक्सक्लूसिव सर्विस दे ही नहीं रहा था। इसके अलावा इस एग्रीमेंट के बाकी के क्लॉज अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन मानिए चौंक जाएंगे। इस एग्रीमेंट में टर्मिनेशन क्लॉज यानी कि समझौते को रद्द करने की कोई शर्त रखी ही नहीं गई थी भारत की तरफ से। मतलब आप एक सेकेंड के लिए इमेजिन करिए कि भारत जो इतना इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करता है, करेंसी कहा जाता है किसी भी देश का सबसे बड़ा हथियार होता है, उस हथियार को बनाने के लिए एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाता है और टर्मिनेशन क्लॉज रखा ही नहीं जाता है उसमें। यानी कि किसी भी कारण की वजह से अगर भारत उस कंपनी को टर्मिनेट करना चाहता तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उस एग्रीमेंट में कोई ऐसा शर्त था ही नहीं जिससे कि उस कंपनी को हटाया जा सके। आप एक सेकेंड के लिए इमेजिन करिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या गवर्नमेंट चलाई जा रही थी या सिर्फ एक परिवार के द्वारा अपना मनमाना चलाया जा रहा था, और कैसे एक कंपनी से घूस लेकर एक कंपनी को पूरा देश सौंप दिया गया। क्योंकि इतना बड़ा एग्रीमेंट साइन एक डिपार्टमेंट का काम नहीं था, इसके ऊपर शीर्ष नेतृत्व और कुछ बड़े हाथ थे जो ये गवर्नमेंट पूरी तरह चला रहे थे, जिनके इशारे पर ये यूपीए गवर्नमेंट चल रही थी। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन पूरी तरह खुली हुई है, आप अपना राय जरूर दें। मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ के जाता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। बहरहाल चलते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर पे, उस जानकारी पे जो सालों साल तक यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा छिपाया गया। देखिए, जिस डीलरो कंपनी को भारत अरबों रुपए सालों तक देता रहा उसका पाकिस्तान के साथ रिश्ता दशकों पुराना था। 1949 से ही ये कंपनी पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन यानी कि पीएसपीसी में 40% हिस्सेदारी रखता था। आपके दुश्मन देश जो हर वक्त ये सोचते रहता है कि इंडिया को कैसे क्षति पहुंचाया जाए, उसी देश के पार्टनर के साथ इतना बड़ा डील कर दिया गया और देश की सिक्योरिटी को पूरी तरह छलनी कर दिया गया, और ये सब जानबूझ के किया गया था
क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस पार्टी को फंडिंग मिल रही थी जाली नेटवर्क की वजह से और उनको सत्ता में आने का मौका मिल रहा था। और ये चीज आपने धुरंधर मूवी में जरूर देखी भी होगी। अब ये कंपनी सीधे पार्टनर में थी, तो इसका मतलब आप समझिए, यानी कि जो मशीन यूज हो रही थी, जो कागज यूज हो रही थी, जो इंक यूज हो रही थी भारतीय करेंसी को छापने के लिए 500 और 1000 के नोट को, वो पहले से ही पाकिस्तानी प्रेस में मौजूद थी। खुफिया एजेंसी आईवी और रॉ ने बार बार चेतावनी भी दी थी कि पाकिस्तान से आने वाला जो जाली नोट है वो FICN यानी कि फेक इंडियन करेंसी नोट की गुणवत्ता एकदम असली जैसी है। इतनी असली थी कि भारतीय बैंक्स के जो सिस्टम थे वो भी इस जाली नोट को पकड़ नहीं पाती थी। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि सप्लायर एक ही था। मतलब ये पूरा प्रोपेगेंडा को आप ऐसे समझिए कि शिकार और शिकारी दोनों को ही एक ही कंपनी हथियार सप्लाई कर रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे में शिकारी हमेशा जीतेगा, जो कि होता था। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान हर बार पाकिस्तान जीतता था, हर बार वो दंगे और हर बार वो आतंकी हमला करने में कामयाब होता था, इलेक्शन की फंडिंग करने में कामयाब होता था, और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी बनती थी। अब इस टॉपिक का सबसे मुख्य किरदार के बारे में जानते हैं, जो आपको पूरी तरह चौंका देगा। इस पूरे खेल का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी कोई था तो वो था अरविंद मायाराम। 1978 बैच के IAS अधिकारी मायाराम सिर्फ एक सचिव नहीं था। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ ये एक IAS ऑफिसर था तो आपको बता दें, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो गांधी परिवार और यूपीए सरकार के सबसे चहीते और भरोसेमंद ब्लू आई बॉय थे। उनकी मां इंदिरा मायाराम राजस्थान कांग्रेस का एक गद्दावर नेता थी। साल 2010 में जब गृह मंत्रालय ने सुरक्षा चूक के कारण इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की, तो वित्त मंत्रालय की एक ताकतवर लॉबी ने उसे बचा लिया, और इस ताकतवर लॉबी में PMO भी शामिल था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको सच में ये सोचने पे विवश कर देगा कि वाकई गवर्नमेंट चलाई जा रही थी या घर से एक सर्कस चलाया जा रहा था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि 2013 में जो मायाराम ने किया वो वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने सारे कानूनों को पैरों तले रौंद दिया, और वो ये कैसे किए उसको समझिए। 31 दिसंबर 2012 को डेलारू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, और 23 जनवरी 2013 को अरविंद मायाराम ने एक फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। आप जानते हैं वो फाइल कौन सा था और उस फाइल में क्या था? हैरान हो जाएंगे आप ये जान के कि उन्होंने ना तो तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम से इसकी मंजूरी ली, ना ही गृह मंत्रालय की अनिवार्य सिक्योरिटी क्लियरेंस की परवाह की। उन्होंने अपने दम पर कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल का अवैध एक्सटेंशन दे दिया। जी हाँ, वही कॉन्ट्रैक्ट जो कि डेलारू कंपनी को दिया गया था बिना टर्मिनेशन क्लॉज के। आप कल्पना करिए कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल के लिए बढ़ा देता है बिना फाइनेंस मिनिस्टर और बिना गृह मंत्रालय का क्लियरेंस के, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, ना किसी तरह का बहस होता है और ना ही किसी तरह का जांच होता है। आप समझ सकते हैं डेजिग्नेशन का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं था। सारा खेल सिर्फ एक परिवार के द्वारा खेला जा रहा था, और यूपीए गवर्नमेंट किस तरह से देश को लगातार बेच रही थी। सीबीआई की जांच में जो सबसे विस्फोटक सबूत मिला वो था पैसा। डेलारू की एक शीर्ष अधिकारी अनिल रघुवीर को उस समय के दौरान विदेशी किसी ऑफसेट एंटिटी से लगभग 8.2 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, और ये उनकी सैलरी नहीं थी। सैलरी के अलावा जो दी गई थी पैसा वो था। जांच एजेंसियों ने भी माना कि ये उनकी सैलरी नहीं बल्कि भारत के सिस्टम को मैनेज करने के लिए दी गई रिश्वत थी। ये पैसा कहाँ से आया? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, जो चाहता था कि भारत अगले कई साल तक पुराने और असुरक्षित नोट ही छापते रहे ताकि वो आसानी से जाली करेंसी भारत में डंप कर सके? इसका क्लियरिटी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कहते हैं ना कि समय बदलता है और हर चीज का अंत होता है, और वही हुआ 2014 में। देश का मियाज बदला, देश का मूड बदला, और देश में एक मजबूत सरकार आई। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान नहीं था फेक करेंसी को इस सिस्टम से निकालना। जब तक वो आए तब तक फेक करेंसी अपना पूरा घर बना लिया था भारत के अर्थव्यवस्था में। और 2016 तक एनडीए गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि अगर फेक करेंसी सिस्टम से निकालना है तो कुछ बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, और यही हुआ 2016 में नोटबंदी के जरिए। लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी काला धन को निकालने के लिए किया गया है, लेकिन असल में नोटबंदी डेलारू और मायाराम सिंडिकेट को जड़ से तोड़ने के लिए किया गया था। अब सवाल बहुत बड़ा है कि देश में सरकार बदली, देश में नोटबंदी हुई, लेकिन वो व्यक्ति जो ये सारा स्क्रिप्ट लिख रहा था, इस पूरे स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड था, उसके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? उसके खिलाफ कोई जांच कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई?
और वो व्यक्ति है कहाँ। देखिए, अरविंद मायाराम हालांकि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए पाया गया था और ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। एक व्यक्ति जो इतना बड़ा मास्टरमाइंड था ये पूरे स्क्रिप्ट का, जिसकी वजह से देश को कई सालों तक खामियाजा भुगतना पड़ा, उसके ऊपर इतनी स्लोली कार्रवाई क्यों की जा रही है, और वो भी तब जब एनडीए की सरकार है। हालांकि 2023 में सीबीआई ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए, लेकिन अभी तक उनको ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया है। वो भी तब जब ये सारा डिटेल जो हमने आपको बताया है ये सीबीआई की एफआईआर कॉपी में दर्ज है। और कौन ये जवाब देगा कि 8.2 करोड़ रुपए की वो रहस्यमय रकम और एक अधिकारी का बेखौफ अंदाज, ये कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की थी या ये उस इकोसिस्टम का था जो देश के एक शीर्ष परिवार के द्वारा रन किया जा रहा था। भले आज अरविंद मायाराम खुली हवा में सांस ले रहे हो और सिस्टम और एजेंसियां अभी तक उनके पीछे नहीं पड़ी हो, लेकिन ये देश उनको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। यहाँ पे देश का मामला था, देश की सुरक्षा का मामला था, और देश को इसकी क्या खामियाजा भुगतना पड़ा ये आप और हम जानते हैं। देखिए, सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, लेकिन उसको जानना आपकी नैतिक अधिकार है। इस वीडियो को हर किसी के पास ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कि ये वो व्यक्ति था जिसकी वजह से भारत में फेक करेंसी का पूरा सिंडिकेट चला, देश ने एक करप्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट देखा और देश की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे डेलारो कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और कौन इस टेंडर को साइन करवाता है भारत और डेलारो कंपनी के बीच। यकीन मानिए वो डिटेल आपको चौंका देगा।